नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मैं समझता हूँ कि आप घर पर सब सकुशल होंगे और आपकी अध्ययन की गति निरंतर चल रही होगी। मैं डॉक्टर विकास शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीए पाठ द्वितीय की इस कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम अमेरिकी संविधान की व्यवस्थाओं के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी सीनेट की महत्वपूर्ण शक्तियों के संबंध में और उसकी आलोचना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में विस्तार से बात की थी, जिसमें आपको जरूर लाभ हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज के इस व्याख्यान में बात करते हैं अमेरिकी संविधान एवं न्यायिक व्यवस्था, यानी वहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है उसके संबंध में आज के इस व्याख्यान में हम बात करते हैं कि वहाँ किस प्रकार का जुडिशरी सिस्टम अमेरिका में अपनाया गया है और न्यायिक व्यवस्था का क्या स्ट्रक्चर है वहाँ अपनाया गया है। इसके संबंध में हम विस्तार से बात करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अमेरिका की संघीय न्यायपालिका। मुनरो कहते हैं कि संवैधानिक विवादों के अंतिम निर्णय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का विकास राजनीति विज्ञान को अमेरिकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन में से एक है। यदि मुनरो इस बात को बहुत प्रभावी तरीके से कहते हैं कि यदि संवैधानिक विवाद हो और उनका अंतिम निर्णय के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्ट्रक्चर स्थापित हुआ है दुनिया की राज व्यवस्थाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में, वह अमेरिकी राज व्यवस्था की न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अपितु संपूर्ण संसार की राज व्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण देन है। क्योंकि जिस देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, जिस देश का जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, वह देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाने का केवल ढोंग कर सकता है। वह वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोगों के न्यायिक अधिकारों का, संस्थाओं के न्यायिक अधिकारों का और संविधान के संरक्षण का कार्य जो करता है वह है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और ये जो जुडिशियल सिस्टम जो सर्वोच्च न्यायालय और इसका स्ट्रक्चर जो लिया गया है भारत के संदर्भ में भी यदि हम बात करें, आप कभी देखो कि भारत के संवैधानिक स्रोत की जब बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां, उच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां, ये प्रक्रिया हमने अमेरिकी सिस्टम से अडॉप्ट की है। हाँ, उसका स्वरूप कुछ भारत में अलग हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने लिया है वह अमेरिकी शासन व्यवस्था से लिया है। तो यह अपने आप में अमेरिकी संविधान की, अमेरिकी राज व्यवस्था की बहुत बड़ी देन है। किसी राज्य की शासन व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था कितनी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन यदि उस शासन व्यवस्था में न्याय का अभाव होगा तो वह श्रेष्ठ नहीं कहला सकती। साथ ही यह भी तय है कि किसी राज्य की न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं जन आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक नहीं होगी तब तक वह अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये प्रत्येक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को और एवं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के इतर भी प्रत्येक भारत के नागरिक को समझ लेनी चाहिए। अमेरिकी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का अपना विशिष्ट स्थान है। फाइनर कहते हैं कि विशाल शक्तियों वाला ऐसा न्यायालय राजनीति विज्ञान को अमेरिका की सर्वाधिक मौलिक एवं सर्वाधिक विशिष्ट देन है।
क्योंकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, और ये शक्ति इस मायने में और ज्यादा बढ़ जाती है जब वहां नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया जाता है। क्योंकि नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत से, थ्योरी से, सरकार के प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर, चाहे कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका पर, चाहे व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालिका पर। तो ये एक तरह से ट्रायंगल वहां शक्तियों के नियंत्रण का बन गया है। तो इसलिए ये एक अपनी विशिष्ट एवं मौलिक देन है। संघीय न्यायालय की आवश्यकता, बात आती है कि अमेरिका में संघीय न्यायालय की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, अमेरिका में राज्यों के आपसी विवादों एवं राज्य न्यायालयों के विरोधाभासी निर्णयों के कारण संघीय न्यायालय की आवश्यकता महसूस हुई। ये तो इसका प्रमुख कारण है, लेकिन अगर इसके आंतरिक कारणों को हम जानने का प्रयास करें तो आपने देखा होगा कि अमेरिकी राज व्यवस्था में जब अमेरिका की संरचना हो रही थी, जब अमेरिका एकीकृत हो रहा था, तो प्रारंभ में अलग अलग राज्य थे, और प्रारंभ में 13 राज्यों की संरचना से, 13 राज्यों के संगठन से यूएसए नाम के एक देश का निर्माण हुआ, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। और उन राज्यों की संख्या बढ़ती बढ़ती आज 50 हो गई, और इसके साथ साथ अमेरिका का क्षेत्रफल भी व्यापक हो गया। अब यहां प्रत्येक राज्य का अपना न्यायालय है, प्रत्येक राज्य का अपना कल्चर है, प्रत्येक राज्य की अपनी सामाजिक व्यवस्था है, अपना आर्थिक ढांचा है। तो संबंधित राज्य का न्यायालय है वो उसके अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार निर्णय देता है, और इससे दूसरे राज्य के न्यायालय से उसके निर्णय मेल नहीं खाते, तो इनमें टकराव हो जाता है, इनमें विवाद की स्थिति आ जाती है। और ये जो टकराव राज्यों के मध्य या विवाद जो राज्यों के मध्य हो जाता है, वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक खतरा है। तो इन सब विवादों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को इन न्यायालयों के ऊपर एक अपीलीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया कि इन राज्यों के न्यायालय से कोई व्यक्ति अगर असंतुष्ट हो जाए, या राज्य सरकारें एक दूसरे से असंतुष्ट हो जाए, तो वे सर्वोच्च न्यायालय में अपनी न्यायिक लड़ाई के लिए, अपनी न्यायिक जो मांग है, जायज मांग है, उसके लिए निपटारे के लिए जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका में संघीय न्यायालय की स्थापना का। वरना तो काम राज्य के न्यायालय से भी चल रहा था, लेकिन बस वो काम चल रहा था और उससे विवाद सुलझने की बजाय और ज्यादा विवाद गहरे होते जा रहे थे। तो इसको निपटाने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय का गठन, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। वहां अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। संघीय न्यायालय और वे न्यायालय जिन्हें कांग्रेस स्थापित करती है, उनमें अमेरिकी न्यायिक शक्ति निहित होगी। तो ये जो संघीय न्यायालय का जो गठन है, इसमें अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है, और भी बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। आप दूसरी तरफ भारत को देख लीजिए। भारत में अपने राज्यों के अपने न्यायालय हैं, लेकिन यदि इंटर स्टेट विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इंटर स्टेट, तो उनके निपटारे के लिए ऐसा नहीं कि एक राज्य दूसरे राज्य में चला जाएगा, क्योंकि उनके निपटारे के लिए हमको संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाना होगा। क्योंकि यदि किसी राज्य, जैसे कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जल विवाद में संबंधित राज्य अपने राज्य के पक्ष में निर्णय देगा और उससे दूसरा राज्य संतुष्ट नहीं होगा, तो ऐसे जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो संघीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। तो यहां भी
इसी कारण संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में संघीय न्यायपालिका में 3 प्रकार के न्यायालय हैं। अमेरिकी जो संघीय न्यायपालिका उसमें 3 प्रकार के न्यायालय हैं: जिला न्यायालय, परिभ्रमण न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। भारत में भी इस प्रकार के न्यायालय हैं। भारत में भी आपने देखा होगा कि सभी राज्यों के अपने अपने न्यायालय हैं। हालांकि कुछ राज्यों के कॉमन न्यायालय भी, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, तो ऐसे भी हैं। लेकिन राज्यों के अपने न्यायालय हैं और फिर राज्यों में भी जिलों के अपने न्यायालय हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहा जाता है। और उसके बाद में भी उपखंड स्तर तक म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट बैठता है, जिसको तो वहाँ भी एक न्याय का एक केंद्र बना हुआ है जिसको म्युनिसिपल न्यायालय बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भारत में भी न्यायपालिका का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके और केंद्र तक बनाया गया है। जिला न्यायालय यह संघीय न्यायालय का सबसे नीचे की श्रेणी का न्यायालय होता है। वर्तमान में अमेरिका में 88 जिला न्यायालय हैं। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होना आवश्यक है। कम से कम एक न्यायाधीश तो होना जरूरी है। और 88 जिला न्यायालय हैं अमेरिका में। भारत में तो जिला न्यायालयों की अगर संख्या काउंट करें तो हजारों में होगी, क्योंकि भारत में जितने जिले हैं, बहुत से कुछ जिलों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जिलों में न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो भारत में तो ये संख्या काफ़ी अधिक है, बट बाकी अमेरिका में 88 जिला न्यायालय है। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होना आवश्यक है। कार्य की अधिकता होने पर इनकी संख्या भी अधिक हो सकती है। संख्या कार्य के ऊपर निर्भर करती है, वह कम ज़्यादा हो सकती है। परिभ्रमण न्यायालय। परिभ्रमण न्यायालय यह एक मध्यम श्रेणी का न्यायालय है जो जिला न्यायालय से ऊपर के स्तर का न्यायालय माना जाता है। और अमेरिका में इनकी संख्या 11 है। 11 है इनकी, जिनमें से भी एक न्यायालय तो कोलंबिया वह अमेरिका में बहुत बड़ा जिला है, तो एक न्यायालय, एक परिभ्रमण न्यायालय तो कोलंबिया जिले को पृथक रूप से दिया गया है। और बाकी संपूर्ण अमेरिका को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और सबको एक एक परिभ्रमण न्यायालय के अधीन रखा गया है। पूरे देश को 10 भागों में विभाजित करके और 10 न्यायालयों के अधीन, अलग अलग 10 न्यायालयों के अधीन रखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोलंबिया वहाँ बहुत बड़ा जिला है, उसको एक सेपरेट एक परिभ्रमण न्यायालय दिया गया है। अच्छा, कोलंबिया को आपने देखा होगा प्रतिनिधि सदन में भी अलग से 3 सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि प्रतिनिधि सदन में 435 सीटें हैं अमेरिका में और 3 सीटें अलग से कोलंबिया को दी गई है। इस प्रकार 435 प्लस 3 यानी 438 सीटें अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट न्यायालय का कार्यभार सौंप दिया जाता है। यानी प्रत्येक न्यायाधीश को, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनमें से प्रत्येक को ये जो 10 सर्किट बनाए गए हैं, 10 प्लस 1 11 सर्किट जो बनाए गए हैं, इनके एक एक का कार्यभार सौंप दिया जाता है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित कुल 6 सर्किट न्यायाधीश होते हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का हो जाएगा संघीय न्यायालय के प्रतिनिधि के रूप में, और 5 और होंगे प्रत्येक में। तो इस प्रकार प्रत्येक सर्किट न्यायालय में 6 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं होता है, बल्कि इनका अधिकार क्षेत्र मुख्यतः अपील से संबंधित होता है। यानी इनका कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं होता, अपील से संबंधित इनका अधिकार होता है। इन न्यायालयों में जिला न्यायालय एवं संघीय अभिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनी जाती है। जो जिला न्यायालयों में यदि कोई निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह इन न्यायालयों में अपील कर सकता है, और जो संघीय अभिकरण है उनके निर्णय से यदि कोई संतुष्ट नहीं हो तो वह इन परिभ्रमण न्यायालयों में अपील कर सकता है। तो यह एक प्रकार से अपीलीय न्यायालय है। परिभ्रमण न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
और जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम अपीलीय न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय ही है, और परिभ्रमण न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध वहां अपील की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी जब देश का संविधान लागू हुआ अमेरिका में, तभी वहां न्यायपालिका अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। और मैंने पहले ही बताया कि संविधान निर्माताओं ने क्योंकि वो संघीय ढांचे को बहुत मजबूत बनाना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से जो छोटे छोटे राज्य मिलकर जो यूएसए बना है उसका विखंडन हो, उसमें किसी प्रकार का टकराव हो। तो उसको मजबूत एक कड़ी में, एक माला में पिरोने के लिए उन्होंने 1789 में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित करके वाशिंगटन में इसका मुख्यालय बना दिया गया, जो वाशिंगटन अभी अमेरिका की राजधानी भी है। और न्यूयॉर्क अमेरिका का आप जानते ही बहुत बड़ा, बहुत विकसित वहाँ का राज्य है। तो अब ये वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर मैंने, संघीय न्यायालय का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसके गठन की प्रक्रिया, इसमें न्यायाधीशों की योग्यता, इन सब के संबंध में हम आगे के व्याख्यान में बात करेंगे, जिसके तहत हम विस्तार से इस संघीय न्यायालय के पूरे गठन के प्रोसेस को समझेंगे और इसका अन्य देशों के न्यायालयों से तुलना करके भी आपको अध्ययन करवाने का प्रयास अगले व्याख्यान में किया जाएगा। आप सभी ने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, आपको अवश्य इससे लाभ हुआ होगा। यदि इस अध्याय के संबंध में, इस व्याख्यान के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप या फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये 2 प्रश्नों का आपके लिए असाइनमेंट है जिसे आपको तैयार करना है। एक तो है अमेरिका में संघीय न्यायालय में कितनी श्रेणी के न्यायालय होते हैं, तो ये आपको समझना है। मैंने ये जो प्रश्न आपको दिए हैं वे अकादमिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाए हैं। दूसरा है अमेरिकी परिभ्रमण न्यायालय के गठन एवं क्षेत्र को समझाइए। तो ये इसकी आपको गठन की प्रक्रिया और इसके क्षेत्र को समझाना है। आपने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी को नमस्कार।